नमस्कार। 1993 में हुए बम धमाकों की जांच फिर से एक बार सीबीआई द्वारा होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है और यही मांग करते हुए मैं इस विषय को आगे बढ़ा रहा हूं। केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री तथा केंद्रीय जांच एजेंसियों से निवेदन है कि 93 के बम विस्फोट, सीरियल बम विस्फोट की जांच फिर से एक बार शुरू करनी चाहिए। मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि इस विषय में जो भी कुछ अब हो रहा है, मतलब विस्फोट के 20 साल बाद जो भी कुछ अभी घट रहा है, उससे लगता है कि सही तरीके से जांच उस वक्त नहीं हुई है, ना ही सारे के सारे तथ्य बाहर आए हैं। इसीलिए इस विस्फोटों की जांच फिर से एक बार करना जरूरी हो गया है। मैं आपके सामने अभी आए कुछ तथ्य रखता हूं, इसे कृपया आप जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर इन तथ्यों को हम जोड़ लेते हैं, 93 के बाद जो कुछ भी घटा आगे के 2 सालों में और उसके बाद अब जो कुछ सामने आ रहा है, इन 20 साल के बीच के पीरियड को हमें जोड़ना होगा। और जैसे ही जोड़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उस वक्त सामने नहीं आया है। न जाने कितने आयोग बने और इन आयोगों की जानकारी भी हमारे सामने आई। कुछ आयोगों का रिपोर्ट भी सामने नहीं आया है। तो इस विषय में पूरी की पूरी जानकारी हमें लेना आवश्यक है। इसीलिए अब सीबीआई से निवेदन है, केंद्रीय गृह मंत्री से निवेदन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी निवेदन है कि कृपया आप लोग इसकी नए सिरे से जांच करें। जो भी फाइलें सीबीआई के दफ्तर में बंद पड़ी है, उसको फिर से एक बार खोलना पड़ेगा। न जाने कौन सा सच फिर से एक बार सामने आए। यह करना इसलिए जरूरी है कि 93 के बम विस्फोट में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। कई लोग ऐसे घायल हुए हैं कि फिर ठीक हो न सके। न जाने कितने लोगों के काम चले गए, कितने माओं के बच्चे निकल गए, कितने बच्चों की माएं निकल गई। न जाने कितने लोग आज भी उस दर्द को लेकर तड़प रहे हैं। और फिर से एक बार वही ताकतें ऐसा कुछ करने की संभावना बचती ही है। इसीलिए उस चीज को फिर से एक बार रीइन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जरा कुछ पीछे चाल चलते हैं। 93 के बम विस्फोट के समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे शरद चंद्र जी पवार। उससे पहले वो देश के संरक्षण मंत्री के रूप में काम कर रहे थे और महाराष्ट्र में काम कर रहे थे सुधाकर राव नाइक। 93 के विवादास्पद ढांचे के विध्वंस के बाद, बाबरी के पतन के बाद जो मुंबई में कुछ घट रहा था, उसके कारण शरद पवार को भेजा गया, ऐसा इतिहास बताया जाता है। मुंबई को शांत करने के लिए सुधाकर राव नाइक की नहीं, शरद पवार की जरूरत है, ऐसा उस वक्त कांग्रेस हाईकमांड को लगा था, मतलब नरसिम्हा राव को लगा था। इसीलिए शरद पवार को वापस भेजा गया, ऐसा कहा जाता है। यहां तक कि सुधाकर राव नाइक जैसे अच्छे नेता के लिए शरद पवार अपनी किताब में यह शब्द इस्तेमाल करते हैं कि नाइक उस वक्त सीरियस नहीं थे, वो कहीं और चले गए थे, वहीं और दौरे कर रहे थे, मुंबई में नहीं थे। शरद पवार अपने ही पक्ष के या खुद ने नियुक्त किए हुए मुख्यमंत्री के बारे में अच्छी बात नहीं कर रहे थे। वैसे तो शरद पवार की किताब में जितने भी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उस वक्त के थे, उनके पहले या उनके बाद के, उनके लिए अच्छे शब्द शरद पवार ने इस्तेमाल नहीं किए हैं। मतलब वो सुधाकर राव नाइक को कहते थे कि वो गैर जिम्मेदाराना मुख्यमंत्री की तरह काम कर रहे थे, इसीलिए मुझे भेजा गया। ये सुधाकर राव नाइक के लिए उनके वर्ड है, उनके लोक माझे सांगाती इस किताब में। उन्होंने शंकर राव के लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने सुशील कुमार शिंदे के लिए ही ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने विलासराव देशमुख के लिए ही ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है। मतलब मराठा वर्ग के 2 मुख्यमंत्रियों के लिए शरद पवार अच्छे मत नहीं रखते थे। बंजारा कम्युनिटी के सुधाकर राव नाइक के लिए भी शरद पवार के अच्छे मत नहीं थे और दलित चेहरा वाले सुशील कुमार शिंदे के लिए भी शरद पवार के अच्छे मत नहीं थे। कौन सी भी जाति के लिए खुद को छोड़कर शरद पवार अच्छा सोच ही नहीं सकते थे। वो बात अलग है, हम उसके ऊपर चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन शरद पवार को भेजा गया और वो आते ही मुंबई में विस्फोट हुए। शरद पवार ने उस वक्त एक विस्फोट ज्यादा बताया
और वो मैंने जानबूझकर गलत बोला ऐसे भी कहा, इसलिए कहा कि कहीं हिंदू मुस्लिम के दंगे न भड़क उठे, क्योंकि जितने भी बम विस्फोट जहां हुए थे वहां आरोप मुसलमानों पर ही आ रहे थे। इसलिए उन्होंने एक नया रास्ता निकाला कि मस्जिद के सामने भी बम विस्फोट हुआ, ऐसा बताया और मुसलमानों को शांत करने की कोशिश की, ऐसा शरद पवार खुद बोलते थे। उसके ठीक बाद एनएम वोरा कमेटी बैठी और उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया। वो रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आया है। आउटलुक ने इस रिपोर्ट को लीक किया है और उस रिपोर्ट में शरद पवार का नाम दाऊद के साथ संबंध के साथ जोड़ा गया है। आउटलुक के रिपोर्ट में यह स्पेशली बताया गया है शरद पवार के संबंध दाऊद के साथ है। ये आउटलुक ने खुले तौर पर पहली बार कहा। उससे पहले कई राजनेता शरद पवार के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि ऐसे उनके संबंध है। यहां तक कि संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी की शुरुआत में ही इंदिरा गांधी और कांग्रेस नेताओं के संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ थे, यह खुली तौर पर कहा था। और उन्होंने यह भी कहा था कि हाजी मस्तान से इंदिरा गांधी की मुलाकात होती रहती थी। मतलब अंडरवर्ल्ड के रिलेशन कांग्रेस नेताओं के साथ थे, अंडरवर्ल्ड के रिलेशन शरद पवार के साथ थे। ये उस वक्त की छिपी चर्चा अब मानो खुली सी होने लगी है। उसके बाद कुछ तथ्य एक एक करके सामने आते गए। अब तो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ टेरर फंडिंग का भी मामला सामने आ रहा है। नवाब मलिक के सीधे सीधे रिलेशन दिख रहे हैं अंडरवर्ल्ड के साथ, जो दाऊद इब्राहिम के नजदीकी है, रिश्तेदार है। उनके साथ नवाब मलिक करोड़ों की डील करते हैं, उनसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उनको पैसे देते हैं। नवाब मलिक का दामाद भी ऐसे ही कारणों से घिरा है। 11 महीने तक उसको जेल में जमानत नहीं मिल पाई थी, जेल से वो बाहर नहीं आया था। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध खुले हो रहे हैं और टेरर फंडिंग का भी मामला सामने आ रहा है। और ये सारे वही आरोपी है जिनका संबंध सीधे सीधे 93 के बम धमाकों से है। बम धमाकों के आरोपियों के साथ, दोषियों के साथ, आरोपियों के साथ यह शब्द गलत होगा, दोषियों के साथ शाह वली खान जो है वो दोषी पाया गया है और उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इनके साथ नवाब मलिक के सीधे सीधे रिलेशंस है, ये पता चल रहा है। और नवाब मलिक के साथ और अन्य रिलेशन भी सामने आते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो कुछ भी तथ्य अभी आगे सामने आ रहे हैं, जैसे इकबाल मिर्ची के साथ रिलेशन है, इसलिए ईडी इंक्वायरी कर रही है। मतलब ईडी इकबाल मिर्ची के रिलेशन की इंक्वायरी नहीं करती है, ईडी इकबाल मिर्ची के साथ हुए उसकी फैमिली के साथ हुए व्यवहार की इंक्वायरी कर रही है। उसमें प्रफुल्ल पटेल का भी नाम है, जो एक बिल्डिंग के लिए फंसे हैं ईडी के चक्कर में। मतलब प्रफुल्ल पटेल है, नवाब मलिक है, शरद पवार है और कांग्रेस के कई नेता भी इसमें शामिल है। और उस वक्त उन्हीं की सरकार थी जब विस्फोट हुआ। 93 से लेकर 95 तक उन्हीं की सरकार थी। और मैं ये फिर दावे के साथ कहता हूं, 95 में जो सरकार बनी थी शिवसेना के साथ, उसको शरद पवार के आदमियों का ही समर्थन था। जब मनोहर जोशी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, तब यही अनिल देशमुख थे जो सरकार में शामिल थे। यही अनिल देशमुख और उनके साथ कई अपक्ष के विधायक जो इनकी सरकार में शामिल थे, अपक्ष विधायकों को मंत्री पद भी मिला था। और 99 को अब सरकार जब गिरी और फिर से कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार आई, तो फिर से एक बार वही इंडिपेंडेंट विधायक कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ चले गए थे। इसका मतलब साफ है कि उस सरकार को भी समर्थन था, तो शरद पवार के नेतृत्व वाले विधायकों का समर्थन प्राप्त था। तो लिहाजा ये वो वाली सरकार इनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठा नहीं सकती थी। वैसे भी गोपीनाथ मुंडे जब गृह मंत्री थे देश के, राज्य के, तो उन्होंने बहुत बड़े काम वहां कर दिए थे, लेकिन वो इन तक पहुंच नहीं पाए थे। हालांकि वो पहुंचना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त गोपीनाथ मुंडे ही ऐसे नेता थे जो शरद पवार के ऊपर सीधा आरोप करते थे। 99 से लेके 2014 तक एक बार भी भाजपा की सरकार नहीं आई और इस पूरे के पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाला गया। मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं कि आज शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार में एक मंत्री है अब्दुल सत्तार।
ये अब्दुल सत्तार जब शिवसेना में नहीं थे, जब वो कांग्रेस में थे, उन्हीं अब्दुल सत्तार के बारे में शिवसेना और शिवसेना के मुखपत्र की क्या राय थी, यही न्यूज जो मराठी में है वो मैं आपको दिखाता हूं। उसमें साफ तौर पर सामना लिखता है कि अब्दुल सत्तार के, शेख सत्तार ऐसा नाम दिया है, शेख अब्दुल शेख सत्तार ऐसा उनका नाम है, अब्दुल सत्तार के सीधा सीधा रिलेशन जो थे वो दाऊद के साथ है, ऐसा आरोप उस वक्त सामना मतलब शिवसेना लगा रही थी। अब वही अब्दुल सत्तार फिर से एक बार सरकार में है, उन्हीं के संबंध भी सामने आ रहे हैं। अगर सामना का ये दावा सच है तो फिर से एक बार इस केस को खोलना पड़ेगा, बंद फाइलों के ऊपर की धूल हटानी पड़ेगी और इसको फिर से एक बार रीइन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अगर ये किया और इसमें से कुछ सत्य बाहर निकले तो कम से कम उस बम धमाके में मरे हुए लोगों के आत्मा को शांति मिलेगी। उनको लगेगा कि मेरी मौत के लिए असल जिम्मेदार है जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं और उनको सजा हो रही है। क्या केंद्र सरकार इस केस को फिर से एक बार रीइन्वेस्टिगेट करेगी? यह जरूरत भी है। इस राज्य में अगर अंधा कानून चलता है, अगर इस राज्य के राजनेता ही अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों में लिप्त है, अगर वो इस किसी घटना में शामिल है तो ये जनता के सामने भी आना चाहिए। अगर नहीं है तो वो भी साफ तौर पर सामने आना चाहिए। इसीलिए शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, नवाब मलिक, अब्दुल सत्तार जैसे नाम बार बार जो सामने आ रहे हैं ना, इनके लिए इस चीज को खत्म करने के लिए, इस चर्चा को, इस आशंका को मिटाने के लिए केंद्र सरकार से मेरी गुजारिश है कि आप इस केस को रीइन्वेस्टिगेट करें। वैसे मेरे इस मांग के साथ जो भी सहमत है, जो भी इसका समर्थन करना चाहते हैं, वो भी इसी मांग को लेकर आगे बढ़े, अपने अपने सोशल मीडिया पर यही मांग करते रहे कि हां इस केस को रीइन्वेस्टिगेट करना चाहिए और कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखे। अगर मेरे इस मांग से आप मांग को समर्थन करते हैं तो सीधा ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मेरी तो गुजारिश है कि माननीय नरेंद्र मोदी तक पहुंचाइए, माननीय अमित शाह जी तक पहुंचाइए कि इस केस को फिर से एक बार रीइन्वेस्टिगेट किया जाए। नमस्ते।